हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स प्लस बाय नौशाद सर। बच्चों, टेस्ट सीरीज के क्रम में आज हम आपके सामने लेके आए हैं चैप्टर नंबर 12 परमाणु। और बच्चों, ये चैप्टर इस साल बोर्ड के रिलेटेड 4 मार्क्स का चैप्टर है। 4 नंबर का वेटेज ये चैप्टर रखता है। किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, अब तक जो भी अनुमान लगाए जा रहे हैं वो ये अनुमान लगाए जा रहे हैं कि इस चैप्टर से एक न्यूमेरिकल आपको जरूर मिलेगा। तो हमारा टारगेट हमेशा से यही रहा है कि आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करवाई जाए। और प्रैक्टिस के सिलसिले में आज हम आपके सामने चैप्टर नंबर 12 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और अच्छे से इस चैप्टर को अपन करने की कोशिश करेंगे। आई होप कि आप हमारे लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं और मैं आशा भी करता हूं कि अभी एग्जाम का पीक टाइम चल रहा है तो आप बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने इस पैटर्न को आगे बढ़ाते हुए। आज हम पहुंचे हैं चैप्टर नंबर 12। हमने चैप्टर पीछे से स्टार्ट किए हैं तो हम आशा कर रहे हैं कि आप इजी गोइंग उन चैप्टरों को कवर भी कर सकते हैं। और ये स्कोरिंग चैप्टर भी रहते हैं बच्चों के लिए, खास करके जो बच्चे एवरेज हैं वो भी इन चैप्टरों में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो उसी से रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में आज हम लेके आए हैं चैप्टर नंबर 12। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, अगर पहले ही क्वेश्चन की बात करें तो पहला ही क्वेश्चन देखिए, रदरफोर्ड मॉडल के 2 गुण व 2 दोष बताइए। बच्चों देखिए, परमाणु को समझाने के लिए डाल्टन आए थे, डाल्टन के बाद में थॉमसन आए थे, थॉमसन के बाद में रदरफोर्ड, रदरफोर्ड के बाद में नील्स बोर। अपन 12th स्टैंडर्ड तक नील्स बोर को ही पढ़ते हैं, उसके बाद में जीमान और स्टार्क भी आ जाते हैं। लेकिन अपने सिलेबस में ऐसा कुछ नहीं है। अपने सिलेबस में 3 साइंटिस्ट हैं जिनको अपन मॉडर्न फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं, थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल और आपका कौन सा मॉडल है, नील्स बोर का मॉडल। तो देखिए, आपको क्वेश्चन जो पूछा जाएगा हमेशा ध्यान रखना बच्चों कि हमेशा क्वेश्चन डीमेरिट और किस पे पूछा जाएगा, मेरिट पे। क्या पूछा जाएगा कि राइट किसी भी मॉडल की आपको पूछ सकता है कि राइट रदरफोर्ड्स मेरिट, राइट रदरफोर्ड मॉडल्स मेरिट एंड डीमेरिट, राइट एनी 2 डीमेरिट एंड मेरिट ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, या राइट डू मेरिट एंड डीमेरिट ऑफ नील्स बोर मॉडल। तो इस तरीके के क्वेश्चन ही आपसे पूछे जाएंगे। तो बच्चों देखिए, अगर अपन बात करें रदरफोर्ड मॉडल की तो देखिए, रदरफोर्ड ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो आपका एटम है वो इस तरीके का होता है और इसके सेंटर में क्या है, कोई पॉजिटिव पार्ट है। और इस सेंटर में पॉजिटिव पार्ट का मतलब है, उसने ये सर्च भी कर लिया था कि प्रोटॉन होता है गीगर मार्शडन एक्सपेरिमेंट के तहत। और रदरफोर्ड ने क्या किया था, अगर 2 प्रॉपर्टीज की बात करें तो रदरफोर्ड ने क्या किया था, अल्फा पार्टिकल की क्या करवा दी थी, बॉम्बार्डिंग करवा दी थी। किसकी बॉम्बार्डिंग करवा दी थी, अल्फा पार्टिकल की बॉम्बार्डिंग करवा दी थी, बमबारी करवाई थी किसके ऊपर, परमाणु पर। और ये जो परमाणु था बच्चों, ये कौन था, स्वर्ण पन्नी। कौन थी, सोने की पतली पन्नी थी, यानी Au गोल्ड की पतली पन्नी थी। और आप विश्वास नहीं करेंगे, रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट में पाया कि भाई साहब 20,000 अल्फा पार्टिकल में से एक अल्फा पार्टिकल है वो क्या हुआ, गया और वापस उसी एंगल पर आ गया। इस तरीके से रदरफोर्ड ने कहा था कि भाई चलो, परमाणु पूरा का पूरा तो होलो है यानी खोखला है, लेकिन उसके सेंटर में कहीं ना कहीं कोई पॉजिटिव पार्टिकल मौजूद है। तो ये रदरफोर्ड के 2 मेरिट्स की अपन क्या कर रहे थे, बात कर रहे थे। अगर मैं बात करूं रदरफोर्ड के डीमेरिट्स की तो देखिए, डीमेरिट्स में मैं आपको बता दूं, देखिए रदरफोर्ड के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कैसे चक्कर काटते हैं, सर्पिलाकार। किस तरीके से चक्कर काटेंगे, सर्पिलाकार चक्कर काटेंगे, कुछ इस तरीके से चक्कर काटते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। और रदरफोर्ड ने यह भी कहा था कि अगर ऐसे चक्कर काटेगा कोई इलेक्ट्रॉन यानी स्पिन करेगा तो वो क्या होगा, अंततः नाभिक में गिर जाएगा, जबकि नाभिक परमाणु से बहुत छोटा होता है। परमाणु खुद भी आंखों से दिखाई नहीं देता है, अदृश्य है, फिर भी क्या हो रहा है, उसके अंदर नाभिक की खोज हो चुकी है। तो रदरफोर्ड ने कहा था कि सर्पिलाकार पथ में स्पिन क्या करेगा, चक्कर काटेगा, और सर्पिलाकार पथ में चक्कर काटते हुए अंत में इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नाभिक में गिर जाता है, प्रबल आकर्षण बल के कारण, नाभिक के बल के कारण। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ था। तो ये एक पहली इसकी क्या थी, डीमेरिट थी, किसकी, रदरफोर्ड मॉडल की।
अगर बात करें किसकी, रदरफोर्ड के दूसरे डीमेरिट की, तो रदरफोर्ड ने कहा था कि परमाणु का स्पेक्ट्रम रेखिक ना होकर क्या होता है, सतत होता है, यानी कि लीनियर नहीं होता, वो कैसा होता है, कंटिन्यूस होता है, यानी कि लगातार होता है। जबकि ये बात आगे जाकर क्या हो गई, फेल हो गई। इस तरीके से रदरफोर्ड ने अपने मॉडल में जो दो बातें बताई थी, उन दो बातों में से क्या हुआ, दोनों ही बातें क्या हो गई थी, कैंसिल आउट हो गई थी, और रदरफोर्ड का जो मॉडल था वो कहीं ना कहीं एप्लीकेबल नहीं हुआ, किसके लिए, एटम के लिए। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से क्वेश्चन ही आपको क्या करेगा, इन चैप्टरों में से पूछेगा। आगे अपन बात कर रहे हैं कि रदरफोर्ड अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग के 3 निष्कर्ष बताइए। देखिए मैंने आपको क्वेश्चन दिया है रदरफोर्ड अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग, रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, लेकिन बच्चों ये ध्यान दें आप कि रदरफोर्ड अल्फा एक्सपेरिमेंट ना देकर वो आपको क्या देगा, गीगर मार्सडन रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। गीगर और मार्सडन, ध्यान दे बच्चों, रदरफोर्ड के क्या थे, स्टूडेंट थे, और उसके क्या पूछ रहा है, आपको 3 रिजल्ट है वो पूछ रहा है। तो देखिए ये है आपका गीगर मार्सडन रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, और इन्होंने ही किया था कि भाई एटम है वो क्या होता है, खोखला भाग होता है, क्या होता है, खोखला भाग होता है, अधिकांश भाग क्या होता है, बिना विक्षेपित हुए पार हो जाते हैं। यानी जब बमबार्डिंग करवाई गई थी तो क्या हुआ था, कुछ पार्टिकल ऐसे चले गए थे, कुछ पार्टिकल वापस रिटर्न बैक आ गए थे, कुछ पार्टिकल ऐसे निकल गए थे। तो ये किसने बताया था, गीगर मार्सडन ने ही बताया था। रदरफोर्ड ने निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का अधिकांश भाग कैसा होता है, खोखला होता है। प्रयोग से स्पष्ट हुआ कि बहुत कम संख्या में ही अल्फा कण क्या होते हैं, 90 डिग्री या उससे ज्यादा के कोण पर क्या होते हैं, विक्षेपित होते हैं, यानी डिफ्लेक्ट होते हैं। उससे कम पर ये क्या होते हैं, डिफ्लेक्ट नहीं होते हैं। ठीक है, लगभग 8000 आपतित कणों में, इंसिडेंट पार्टिकल में से मैं आपको बता दूं 1 या 2 कण ही ऐसे प्रतीत हुए कि जिनके आपतन की दिशा, यानी कि उनके इंसिडेंट की डायरेक्शन, या यूं कहें उनके रिफ्लेक्टेड की डायरेक्शन क्या हो गई थी, चेंज हो गई थी। यह एक ऐसी घटना है जो रदरफोर्ड ने कहा था कि मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखी। इसका मतलब ये था कि रदरफोर्ड ने, ऐसे समझ लीजिए आप कि रदरफोर्ड ने कहा कि भाई साहब मैं एक दीवार पर क्या कर रहा हूं, लगातार बॉल से हमला कर रहा हूं, और मैंने देखा है कि बॉल क्या कर रही है, दीवार को आर पार करके मतलब चली गई है, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। रदरफोर्ड ने प्रयोग में देखा कि अल्फा कण छोटे बड़े कोणों पर ही विक्षेपित हो रहे हैं। यह तभी संभव है जबकि परमाणु के केंद्र पर भारी धनावेश होगा। यानी भारी धनावेश का मतलब क्या हुआ, जिनका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा या उनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होंगे, प्रोटॉनों की संख्या ज्यादा होगी। अगर मान लो रदरफोर्ड सोने की जगह किसको ले लेता, हाइड्रोजन या हीलियम को ले लेता, तो ये चीज पॉसिबल नहीं होती, क्योंकि हाइड्रोजन और हीलियम के पास ज्यादा भारी धनावेश नहीं है कंपैरिजन टू किसके, ओरम के, यानी कि गोल्ड की तुलना में उनके पास ज्यादा भारी धनावेश कण मौजूद नहीं है, या नहीं है उनके पास ऐसा कुछ भी कि भाई उनके पास ज्यादा मतलब ये कहे पॉजिटिव पार्ट नहीं है, या यूं कहे धनावेश का मतलब है प्रोटॉनों की संख्या ज्यादा नहीं है। ठीक है ना। नाभिक के पास वाले अल्फा कणों पर अधिक कूलॉम प्रतिकर्षण बल तथा दूर वाले अल्फा कणों पर कम प्रतिकर्षण बल लगता है। आपको पता है कि पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल्स करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। जबकि रदरफोर्ड ने कहा था कि जो पास है उनमें ज्यादा रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, जबकि दूर वालों पर क्या हो रहा है, कम रिपल्सिव फोर्स लग रहा है। तो इस तरीके से रदरफोर्ड ने अपने क्या किया था, पूरी की पूरी चीजें बताई थी। अगला क्वेश्चन की अगर अपन बात करें कि बोर मॉडल की 3 परिकल्पनाएं बताइए, तो देखिए बोर मॉडल की पहली ही परिकल्पना में अगर मैं बात करूं, अगर पहली ही परिकल्पना की बात करें तो देखिए इसने क्या कहा था कि जो MVR होगा वो किसके द्वारा संतुलित होगा, कूलॉम के अभिकेंद्रीय बल के द्वारा क्या होगा, संतुलित। mv² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, kZe² क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। ये क्या है, इसने क्या कहा था, बोर की प्रथम परिकल्पना के अनुसार, ये फर्स्ट पोस्टुलेट है बोर का, तो इसने क्या कहा था कि
जो कूलाम प्रतिकर्षण बल है उसको संतुलित करने के लिए क्या होता है, आवश्यक अभिकेंद्रीय बल मौजूद होता है। ये बोर का फर्स्ट पोस्टुलेट है। अगर बोर के सेकंड पोस्टुलेट की बात करें तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर उन्हीं वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है जिनके कोणीय संवेग का मान क्या होता है, NH/2 होता है। ये बोर का बच्चों सेकंड पोस्टुलेट है, यानी कि क्या होता है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर 19 वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है जिनके कोणीय संवेग का मान एक पूर्ण गुणज राशि प्राप्त होती है। यानी एंगुलर मोमेंटम क्या है, मल्टीपल इंटीजर क्या होती है, आपको मिलनी चाहिए। और अगर बोर के थर्ड पोस्टुलेट की बात करें तो बोर ने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन है वह न तो ऊर्जा का अवशोषण करेगा ना ही ऊर्जा का क्या करेगा, उत्सर्जन करेगा, जबकि कुल ऊर्जा का मान क्या होगा, संरक्षित रहेगा। यानी कि टोटल जो एनर्जी है वो क्या होगी, कंजर्व्ड रहेगी। किसके अंदर, बोर पोस्टुलेट के अंदर। यानी कि ना तो ये क्या करेगा, एमिशन करेगा और ना ही क्या करेगा, अब्जॉर्प्शन करेगा। टोटल एनर्जी है वो क्या रहेगी, आपकी कंजर्व्ड रहेगी। तो इस तरीके से बोर ने क्या दिए थे, अपने 3 पोस्टुलेट दिए थे। बोर का फर्स्ट पोस्टुलेट, बोर का सेकंड पोस्टुलेट, बोर का थर्ड पोस्टुलेट। फर्स्ट पोस्टुलेट में mv²/r=kz²/r कूलाम बल आवश्यक अभिकेंद्रीय बल के द्वारा संतुलित होता है। सेकंड पोस्टुलेट में स्थायी वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है जिनका राशि एक पूर्ण गुणज संख्या प्राप्त होती है। और तीसरा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ना तो ऊर्जा का अवशोषण करता है ना ही ऊर्जा का क्या करता है, उत्सर्जन करता है, जबकि कुल ऊर्जा क्या रहती है, संरक्षित रहती है। इस तरीके से बोर ने क्या बताए थे, चीजें बताई थी। अब देखिए हाइड्रोजन परमाणु के अंतरतम कक्ष की त्रिज्या 5.3 × 10⁻⁻11 मीटर तथा n बराबर 2 व n बराबर 3 की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। इफ द इंटरनल रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 5.3 × 10⁻11 मीटर देन फाइंड आउट रेडियस एट n = 3 and n = 2 and n = 3। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, रेडियस को क्या करना है, बताना है। तो देखिए आपको एक तो दे रखा है किसका मान, r का मान दे रखा है, कितना, 5.3 × 10⁻11 मीटर। एक आपको दे रखा है बच्चों n = 2 और एक आपको दे रखा है n = 3। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, n2 निकालेंगे। तो n2 निकालेंगे तो क्या करेंगे बच्चों, r2 = n² r1 या rn, ठीक है ना। तो r2 = क्या जाएगा, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई में क्या आएगा, 5.3 × 10⁻11। तो R2 जो होगा आपके पास 4 मल्टीप्लाई में 5.3 × 10⁻11 मीटर। और R2 जो होगा आपके पास 21.2 × 10⁻, कितनी आ जाएगी, -11 मीटर। और R2 आ जाएगा 2.12 × 10⁻11 मीटर। यह आपके पास कौन आ जाएगा, R2। इसी तरीके से बच्चों आपके पास R3 की अगर बात करें तो R3 = n² क्या आ जाएगा, R1, ठीक है ना। तो R3 = n का मान कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर, R का मान कितना है, 5.3 × 10⁻11 मीटर, ठीक है ना। R3 = 9 मल्टीप्लाई में 5.3 × 10⁻11 मीटर। R3 जो होगा बच्चों वो हो जाएगा 9 3 जा 27, 54 और 2 कितना हो गए, 56 पॉइंट कितना आ जाएगा, सॉरी 47 आएगा, ये 47 पॉइंट कितना आ जाएगा आपके पास, 47 पॉइंट कितना आ जाएगा, 7, 47 पॉइंट क्या आ जाएगा, 7 × 10⁻11 मीटर, ठीक है बच्चों। अब देखिए R3 को आप लिख सकते हैं 4.77 मल्टीप्लाई में 10⁻10 मीटर। यहाँ पे भी आप इसको क्या कर सकते हैं, 10⁻10 मीटर इसको कर दिया मैंने, एक पॉइंट डिजिट इधर ले लिया। तो ये आपकी n = 3 पर और ये आपकी क्या है, n = 2 पर क्या आ गई है, रेडियस है वो आ गई है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, रेडियस को क्या निकाल सकते हैं, r = n² r0 या r =
n स्क्वायर r1 जो भी आप फॉर्मूला लेते हैं उस फॉर्मूले से आप क्या कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है आपके पास कि बोर मॉडल के कोई 3 दोष बताइए। राइट एनी थ्री डीमेरिट्स रिलेटेड टू बोहर मॉडल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, आपको 1.5 नंबर में पूछ सकता है इस बार कि भाई बोर मॉडल के 3 क्या बताने हैं, आपको डीमेरिट्स बताने हैं। तो देखिए बोर मॉडल की अगर अपन बात करें तो इस तरीके से क्या होता है, बोर मॉडल क्या होता है, लागू होता है कि भाई बोर ने कहा था कि मैं सिर्फ और सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम के लिए ही काम करता हूं। यानी कि जैसे हाइड्रोजन आप ले लेंगे Li+2, आप ले लेंगे क्या He+ और आप ले लेंगे Na+10, ठीक है ना। इनके लिए ही क्या होता है, बोर मॉडल लागू होता है। जिनके लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं या 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके लिए बोर मॉडल लागू नहीं होता है। तो बच्चों ध्यान दें कि बोर मॉडल केवल 1 इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु के लिए सत्य है। उन परमाणुओं की व्याख्या बोर नहीं कर सका जिनमें 1 से अधिक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। बोर मॉडल के आधार पर स्पेक्ट्रल रेखाओं की तीव्रता की व्याख्या नहीं की जा सकी। बोर मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं, ठीक है ना। तो नाभिक स्थिर माना गया है, जबकि यह तभी संभव है जब इसका द्रव्यमान कितना हो, अनंत हो, जबकि किसी भी नाभिक का द्रव्यमान है वो अनंत नहीं होता है। ये बहुत बड़ी बात है भाई। बोर ने कहा था कि नाभिक को क्या मान लिया गया है, स्थिर मान लिया गया है, और इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, स्थायी कक्षाओं में क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। n = 1, 2, 3 और 4 में कक्षाओं में चक्कर लगा रहे हैं, जबकि ऐसा संभव नहीं है। ऐसा संभव क्यों नहीं है, क्योंकि नाभिक स्थायी तब हो सकता है जब उसका द्रव्यमान क्या हो, इनफाइनाइट हो, यानी कि अनंत हो, जबकि यहाँ बोर क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। बोर 2 प्रकार के मतलब चक्रों को नहीं समझा सका था, एक विपाटन को नहीं समझा सका था, एक तो था जिसमें जीमान प्रभाव, और एक बोर किसको नहीं समझा सका था, स्टार्क प्रभाव को नहीं समझा सका था। किस को नहीं समझा सका था, जीमान, और किसको नहीं समझा सका था, स्टार्क प्रभाव को बोर नहीं समझा सका। क्योंकि बोर जीमान ने कहा था कि भाई जो मान आएगा वो क्या होगा, आपके चुंबकीय क्षेत्र के बेस पे आएगा, और स्टार्क ने क्या कहा था कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड के बेस पे आएगा, जबकि ऐसा बोर समझाने में नाकामयाब रहे थे। आगे चलते हैं, ये बोर के 3 पोस्टुलेट हैं। आगे अपन बात करते हैं किसकी, अपने अगले क्वेश्चन के। हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम के लिए रिडबर्ग का सूत्र निकालिए। इस बार के लिए इसे भी इंपॉर्टेंट माना गया है, रिडबर्ग फॉर्मूला। तो देखिए रिडबर्ग की अगर अपन बात करें तो देखिए सबसे पहले थर्ड पोस्टुलेट ऑफ बोर की बात कर लेते हैं। थर्ड पोस्टुलेट ऑफ बोर, बोर के तृतीय परिकल्पना से, थर्ड पोस्टुलेट ऑफ बोर, बोर की तृतीय परिकल्पना से En2 - En1 = क्या कर लेंगे, hν। इसको बच्चों मैंने दे दिया है इक्वेशन फर्स्ट। फिर बच्चों हम आपको पता है वी नो दैट, अपन एक क्या करते हैं, फॉर्मूला फाइंड आउट करते हैं। इससे पहले वो फॉर्मूला मैं आपको सीधा ही बता देता हूं ताकि डेरिवेशन है वो आपकी क्या हो जाएगी, इजी हो जाएगी। वो फॉर्मूला है En = m πe⁴ अपॉन 8πε0² और आगे कौन आ जाएगा बच्चों, z² अपॉन कौन आ जाएगा, n का स्क्वायर आ जाएगा। इसको बच्चों आप दे देंगे क्या, इक्वेशन 2। अब आपको करना क्या है बच्चों, इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई क्या करेंगे आप लोग, CH अपॉन क्या कर देंगे, CH कर देंगे। तो देखिए इसको यहां मल्टीप्लाई किया तो आप लिख सकते हैं En = -m πe⁴ अपॉन 8πε0²
एच स्क्वायर मल्टीप्लाई में जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, आगे क्या कर दिया है आपने सी एच अपॉन सी एच से मल्टीप्लाई और क्या कर दिया है डिवाइड कर दिया है। तो इस तरीके से अपन क्या देखते हैं कि इसको आपने अब जब आप इसको लिखेंगे तो ये आएगा आपके पास ई एन इज इक्वल टू माइनस एम पाई ई की पावर 4 सी एच अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच क्यूब सी, क्या गया एच क्यूब सी जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। बच्चों ध्यान दें, यहां देखिए मैं एक चीज आपके सामने लिख देता हूं, यहां एक चीज आपके सामने लिखने की जरूरत है कि भाई एम पाई ई की पावर 4, ये जो आपका m है m पाई ई की पावर 4 अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच क्यूब सी जो है अपन इसको क्या बोलते हैं बच्चों r बोलते हैं। पाई से पाई कैंसिल आउट कर दोगे तो हो जाएगा m ई की पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच क्यूब सी इज इक्वल टू कौन होता है r, और इसको ही बच्चों अपन लोग क्या बोलते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट, रिडबर्ग नियतांक, क्या बोलेंगे रिडबर्ग कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, तो इसका जो मान होगा रिडबर्ग का मान वो हो जाएगा आपके पास r इज इक्वल टू 1.09 इंटू 10 की पावर 7 मीटर इनवर्स। ये आपका क्या है साइड का काम है, ठीक है ना, मैंने आपको ये बता दिया है कि इसका पूरा मान ये होता है। अब देखिए बच्चों आप आगे करते हैं, जब आप इसको आगे सोल्व करेंगे तो आगे जब इसको सोल्व करेंगे तो देखिए मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, ये पूरी डिजिट यहां से इसको उठाएंगे और इसको अपन लोग क्या लिख देंगे, यहां से क्या लिख देंगे बच्चों r लिख देंगे, क्या लिख देंगे r। तो आपके पास फॉर्मूला हो गया ई एन इज इक्वल टू माइनस आर, आगे कौन बचा सी एच जेड स्क्वायर अपॉन में कौन बचा एन का स्क्वायर। ये आपके पास क्या आ गया है बच्चों एक पार्ट आ गया है। अब आप क्या करेंगे, अब आप क्या करेंगे n इज इक्वल टू क्या रखेंगे बच्चों, n इज इक्वल टू क्या रखेंगे n1, तो आप क्या रखेंगे ई n1 इज इक्वल टू माइनस आर सी एच जेड स्क्वायर अपॉन n1 का स्क्वायर इक्वेशन 3, क्या कर दिया आपने इक्वेशन 3। फिर n इक्वल टू आप क्या रखेंगे बच्चों n2, तो ये आपके पास आ जाएगा ई n2 इज इक्वल टू माइनस आर सी एच जेड स्क्वायर अपॉन n2 का क्या कर दिया स्क्वायर कर दिया, तो ये आपके पास आ गया बच्चों इक्वेशन 4, क्या आ जाएगा इक्वेशन 4। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, जब इन इक्वेशंस का वैल्यू कहां रखेंगे आप वाली इक्वेशन में रखेंगे। आप वाली इक्वेशन क्या थी ई n2 माइनस ई n1 इज इक्वल टू कितना था एच न्यू, तो आप क्या लिख सकते हैं एच न्यू इज इक्वल टू ई n2 का मान देखिए ये रहा माइनस आर सी एच जेड स्क्वायर अपॉन n2 का स्क्वायर माइनस, आगे इसमें देखिए पहले से ही माइनस लग रहा है तो आपने क्या कर दिया माइनस, ठीक है ना। ई n1 का मान कितना है आर सी एच जेड स्क्वायर अपॉन n1 का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब क्या करेंगे एच न्यू इज इक्वल टू माइनस आर सी एच जेड स्क्वायर अपॉन n2 का स्क्वायर, माइनस माइनस क्या हो गया है बच्चों प्लस, क्या कर देंगे आर सी एच जेड स्क्वायर अपॉन n1 का स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे, अब आप क्या करेंगे बच्चों देखिए इसको क्या कर देंगे एच न्यू इज इक्वल टू पलट देंगे, तो पलट देंगे तो क्या आ जाएगा आर सी एच जेड स्क्वायर अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस आर सी एच जेड स्क्वायर अपॉन n2 का स्क्वायर, ठीक है। जब आप इसको क्या करेंगे सोल्व आउट करेंगे तो आपके पास आएगा बच्चों कॉमन ले लेंगे, कॉमन क्या ले लिया एच न्यू इज इक्वल टू कॉमन क्या आ जाएगा आर सी एच जेड स्क्वायर, कॉमन आ गया, अंदर कौन बच गया 1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर, बचेगा कि नहीं बचेगा।
फॉर हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन के लिए क्या हो जाएगा बच्चों, फॉर हाइड्रोजन एटम Z इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा 1। तो आप क्या लिखेंगे, H न्यू इज इक्वल टू RCH, आगे कौन आ गया 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर। अब देखिए बच्चों, ये तो आप तक यहां तक एक फॉर्मूला आपके पास बन चुका है, लेकिन अगर आपने क्या कर दिया, इसको क्या किया आपने, न्यू इज इक्वल टू क्या कर दिया C/λ, न्यू इज इक्वल टू C/λ। तो देखिए यहां न्यू की जगह रखेंगे तो HC/λ इज इक्वल टू, जब आप इसको रखेंगे तो RCH, आगे कौन आ गया 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर। CH से क्या करेंगे बच्चों, CH को काट देंगे, फिर क्या बनेगा आपके पास जो बचेगा वो क्या आ गया 1/λ इज इक्वल टू R 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर। ये है आपका रिडबर्ग का फॉर्मूला। क्या है बच्चों, रिडबर्ग का फॉर्मूला। बहुत इजी वे में और बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको इसको क्या किया है, बताया है। जहां R का मान आप क्या लेंगे 1.09 इंटू 10 की पावर 7 मीटर इनवर्स ले लेंगे। लेमडा आपके पास क्या है, वेवलेंथ है। N1 का मान और N2 का मान बच्चों वो आपको क्वेश्चन में देता रहेगा, आपको क्वेश्चन भी पुट करेगा, अपन एक न्यूमेरिकल भी कर लेंगे इसका। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि मैंने आपको पूरा का पूरा ये क्वेश्चन है वो बता दिया है। देखिए यहां से अपन स्टार्ट हुए थे, इन दो इक्वेशंस के बेस पे आपने पूरी इक्वेशंस बनाई थी। पूरी इक्वेशन जब आपने बना ली है तो देखिए आप इस पूरे को क्या बोल रहे हैं, रिडबर्ग का क्या बोल रहे हैं, मतलब मान बोल रहे हैं, या रिडबर्ग की वैल्यू है En। फिर आपने क्या किया, n इक्वल टू N1 और n इक्वल टू N2 रखा, फिर आपने सोल्व किया तो आपके पास क्या आ गया, ये एक फॉर्मूला आ गया है। इस तरीके से आपको क्या करना है, 3 मार्क्स के लिए या 2 मार्क्स के लिए या 1.5 मार्क्स के लिए रिडबर्ग का फॉर्मूला निकालना आ सकता है। आई होप कि आप समझ पाए होंगे। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें बच्चों, ध्यान दें, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहें कि आप किस तरीके से क्वेश्चंस को कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। यही आपकी एक्चुअल तैयारी है बोर्ड के रिगार्डिंग। ठीक है बच्चों, आगे बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन जो है वो आपका क्या है, देखिए, एक इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग क्या होगा यदि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। कितनी है, 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। आपको क्या पूछ रहा है, एंगुलर मोमेंटम। तो क्या पूछ रहा है, एंगुलर मोमेंटम पूछ रहा है, ठीक है ना। तो देखिए बच्चों, En इज इक्वल टू कितना होता है -13.6/n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये होता है आपके पास कौन, En। अब आप क्या करेंगे, आपको En दे रखा है इसने पहले से ही, कितना दे रखा है 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा है। आपको निकालना क्या है बच्चों, n स्क्वायर निकालना है। तो n स्क्वायर इज इक्वल टू -13.6/1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैंसिल आउट हो गए, और n स्क्वायर आपके पास कितना आएगा 9। n की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी बच्चों 3। यहां से आप क्या करेंगे, p इज इक्वल टू NH/2 में जब रखेंगे तो p इज इक्वल टू आपके पास आएगा 3 मल्टीप्लाई में 6.62 इंटू 10 की पावर -34 अपॉन 2 इंटू 3.14। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास p इज इक्वल टू आ जाएगा 3.15 इंटू 10 की पावर -34 जूल इंटू सेकेंड। ठीक है बच्चों, ये आपके पास क्या आ जाएगा, जूल इंटू सेकेंड आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, पूरा का पूरा क्वेश्चन है वो क्या करना है, सोल्व करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है। En की वैल्यू आपको दे रखी थी, किसकी, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का मान आपको दे रखा था 1.5। n का वैल्यू आप निकाल के इसको क्या कर सकते हैं, p इज इक्वल टू NH/2 या mv इज इक्वल टू NH/2 से आप क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा से तीसरी कक्षा में क्या कर रहा है, संक्रमण कर रहा है।
किससे, फर्स्ट से कहां कर रहे हैं, थर्ड में कर रहा है, तो अवशोषित विकिरण की तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है बच्चों, लेमडा फाइंड आउट करना है। कहां से कहां जा रहा है ये, n = 2 से कहां जा रहा है, n = 3 तक। तो देखिए आपने n = 2 से कहां तक जा रहा है, n = 2 से कहां जा रहा है, n = 3 में जा रहा है। आपके पास फॉर्मूला बना हुआ है r 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। जब आप बच्चों इसको सोल्व करेंगे तो 1/λ = 1.09 × 10⁻⁷ ये आपका बच्चों रिडबर्ग फॉर्मूला। तो 1/ क्या है आपके पास, 2 का स्क्वायर माइनस 1/ कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर। तो 1/λ = 1.09 × 10⁻⁷ कितनी आ जाएगी, 7। यहां क्या कर देंगे, 1/4 माइनस 1/ कितना आ जाएगा, 9। जब आप बच्चों इसका एलसीएम लेंगे तो 1/λ = 1.09 × 10⁻⁷। एलसीएम ले लिया तो कितना आ गया, 36। कितना आया, 9 माइनस कितना बचा बच्चों, 4 बचा। कितना बचा, 4। ठीक है, जब आप इसको सोल्व करेंगे तो 1/λ = 1.09 × 10⁻⁷ कितना आ जाएगा, 5/36। जब आप इसको पलट देंगे तो लैम्डा = कितना आ जाएगा, 36/1.09 × 10⁻⁷ मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा बच्चों, 5। जब आप इसको सोल्व करेंगे बच्चों तो ये नियर अबाउट 6.605 × 10⁻⁻ कितनी आ जाएगी, -7 मीटर। और इसको क्या लिख सकते हैं, 6605 एंगस्ट्रम। ये आपकी कौन आ गई है बच्चों, वेवलेंथ या यूं कहें तरंग दैर्ध्य। बहुत आसानी से ये सवाल पूछा गया है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, बहुत आराम से आप इसको कर सकते हैं। और ध्यान दें कि रीडबर्ग वाला जो फॉर्मूला अभी अपन ने निकाला था उसी से मैंने इसको क्या किया है, सोल्व किया है। आई होप कि आप समझ पाए होंगे। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, देखिए ये तो हो गए आपके कंप्लीट आपका 8 का क्वेश्चन हो गया है। अब अगला क्वेश्चन है, ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस बार के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसको मान रहे हैं कि बोर के क्वांटीक्रम के द्वितीय अभिग्रहित यानी सेकंड पोस्टुलेट से क्या बताना है, डी ब्रोगली वेवलेंथ को क्या करना है, आपको प्रूफ करना है। तो देखिए डी ब्रोगली वेवलेंथ से अपन इसको क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। तो देखिए अकॉर्डिंग टू बोहर सेकंड पोस्टुलेट, बोहर की द्वितीय परिकल्पना से सेकंड पोस्टुलेट की अपन बात कर रहे हैं तो वो कितना होता है, MVR = NH अपॉन कितना होता है, 2 पाई। कौन सी किससे कर रहे हैं, MVR = NH अपॉन क्या होती है, 2 पाई। और सरकमफ्रेंस क्या होती है, किसी भी चीज की सरकमफ्रेंस यानी कि परिधि का जो मान होता है, सरकमफ्रेंस यानी परिधि कितनी हो जाएगी, 2 पाई r = कितना हो जाएगी, 2 पाई r = n लैम्डा। कितनी हो जाएगी, 2 पाई r = कितनी हो जाएगी बच्चों, n लैम्डा। अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली के लैम्डा = कितना होता है, h अपॉन कितना होता है बच्चों, mv। कितना होता है, h अपॉन mv। तो लैम्डा का मान अपन कहाँ रखेंगे बच्चों, यहाँ रखेंगे। तो देखिए 2 पाई r = क्या रख देंगे, NH अपॉन mv। क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा इंटरचेंज करेंगे, MVR = क्या करना है आपको, NH अपॉन 2 पाई। बोर के सेकंड पोस्टुलेट से ये क्या हो गया, डी ब्रोगली वेवलेंथ से भी क्या हो गया, ये प्रूफ हो गया है। देखिए आपने किया कुछ नहीं है, लैम्डा = h अपॉन mv। ये क्या होती है, वेवलेंथ और मोमेंटम के बीच में लैम्डा इनवर्स प्रोपोर्शनल टू p से। और ये परिधि के लिए क्या बताया गया है, वैल्यू बताया गया है, जिससे आपको इसको क्या करना है, सोल्व करना है। तो बच्चों क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, बशर्ते आप क्या करें, थोड़ी सी अच्छी सी मेहनत कर लें, थोड़ा सा तैयारी कर लें तो आप आराम से क्वेश्चन को कर सकते हैं। कमरे के ताप पर किसी गैस या हाइड्रोजन पर 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इलेक्ट्रॉन पुंज की बमबारी की गई है, किन तरंग दैर्ध्यों की श्रेणी उत्सर्जित होगी। तो देखिए आपको करना क्या है, सबसे पहले देखिए मैं क्वेश्चन को यही कर देता हूं ताकि आपको क्वेश्चन ध्यान में रहे।
देखिए सबसे पहले एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम कितनी दे रखी है आपको 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कितनी दे रखी है 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखी है। ग्राउंड स्टेट की एनर्जी कितनी होती है बच्चों -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। ठीक है, जब आप इसको इसमें से घटाएंगे तो कितनी आएगी -13.6 प्लस 12.5, तो नियर अबाउट आपके पास कितनी आ गई 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी आ गई? ये एनर्जी क्या है मोर देन द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n इक्वल टू 3 ऑर्बिट के। कौन से ऑर्बिट के लिए ज्यादा है ये देखिए, जब आप इसको सोल्व करेंगे तो यह एनर्जी क्या है कमरे के ताप पर 12.5 है, इसको जब सोल्व करेंगे ग्राउंड स्टेट से तो ऑर्बिट कौन सा आएगा n इक्वल टू 3 ऑर्बिट। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इस लेवल के क्वेश्चन नॉर्मली नहीं पूछता है बोर्ड के रिगार्डिंग, जेई मेंस वगैरह में ये क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है ना, तो थर्ड ऑर्बिट के लिए लेमडा नियर अबाउट कितना आता है 653.2 नैनोमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यही बता देते हैं आपको, हाइड्रोजन परमाणु की निम्नतम अवस्था में ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इस अवस्था में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बहुत बार बोर्ड क्या कर रहा है पूछ रहा है। आपको पता है कि टोटल एनर्जी दे रखी है E = -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है बच्चों, अब देखिए E = कितना होता है -EK यानी कि काइनेटिक एनर्जी, तो EK = -13.6, तो कितना जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा EK कितना आ जाएगा +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये तो आपके पास आ गई है कौन गतिज ऊर्जा। अगर स्थितिज ऊर्जा की बात करें तो E = U/2, तो U कितना जाएगा 2 मल्टीप्लाई में E, U कितना जाएगा बच्चों 2 मल्टीप्लाई में -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो U -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपके पास कौन आ जाएगी स्थितिज ऊर्जा। तो यह है आपके पास स्थितिज ऊर्जा और यह है आपके पास गतिज ऊर्जा। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जाओं का मान ज्ञात कर सकते हैं। फिर देखिए, हाइड्रोजन परमाणु के आधार पर दूसरे, तीसरे व चतुर्थ ऊर्जा ज्ञात करो। ऑन द बेसिस ऑफ दिस फाइंड आउट सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ एनर्जी बेस्ड ऑन हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के लिए अलग अलग आपको क्या करने हैं मान बताने हैं, तो अलग अलग मान की बताने की कोशिश करते हैं। देखिए फॉर्मूला जो होगा वो आपके पास होगा En = -13.6 Z² n²। आगे कौन आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखिए E1 -13.6 Z²/1² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्या जाएगा Z² 1 का स्क्वायर। अब Z = कितना ले लीजिए 1 ले लीजिए, तो E1 = -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी तरीके से N = 2, Z कितना है 1, तो E2 जो होगा वो आपके पास -13.6 1²/2², तो E2 जो होगा बच्चों -13.6/4, ये नियर अबाउट आपके पास कितना जाएगा बच्चों -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर देखिए N = 3, Z क्या है 1, तो E3 = -13.6 Z²/n² से E3 = -13.6 1/3 का स्क्वायर कितना हो गया 9। E3 = कितना जाएगा -13.6/9। E3 आपके पास आ गया बच्चों -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी तरीके से आप E4 निकालेंगे तो सीधा ही देख लीजिए -13.6 अपॉन कितना कर देंगे, मतलब 4 का कितना हो जाएगा 16 का डिवाइड किया तो E4 = -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं अलग अलग लेवल पर क्या करते हैं ग्राउंड स्टेट पर क्या करते हैं एनर्जी को क्या करते हैं फाइंड आउट करते हैं। आई होप कि आप समझ पाए होंगे। ये हमारा चैप्टर नंबर 12 का पेपर था जिसको हमने आपके सामने रिप्रेजेंट किया है, सोल्व करवाने की कोशिश की है। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो क्वेरी हो तो आप हमारे
टेलीग्राम चैनल या यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से या कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।